नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, राजस्थान के आधुनिक इतिहास की सीरीज में मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम होगा राजस्थान के किसान आंदोलन। वर्तमान समय में भी किसान आंदोलन पर एक प्रासंगिक विषय है, तो हमें भी पूरी संभावनाएं हैं कि आपको यहाँ से सवाल दिया जाए, और अगर नहीं भी हो तो हमेशा ये देखा गया है कि यहाँ से आपको एक या दो सवाल हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो बड़े अच्छे से इसे पढ़ना है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के किसान आंदोलन जो है, इन्हें पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी भूमिका समझा दूं कि आखिर राजस्थान के किसानों के समक्ष ऐसी क्या परेशानियां रही कि उन्होंने आंदोलन करने का निश्चय किया। तो देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में होती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम राजस्थान की थोड़ी सी परंपरा को समझे तो राजस्थान में कुलीन परंपरा हमेशा से रही है, और इस कुलीन परंपरा में सबसे शिखर पर जो व्यक्ति होता है वो किसी रियासत का शासक होता है, शासक या राजा होता है। और उसके पश्चात इस कुलीन परंपरा में इस रियासत के अधीन आने वाली जो जागीरें हैं, उनके ठाकुर या जमींदार का बहुत अहम रोल होता है, जो वहां के किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करके शासक को देता है और अपने पास भी उसमें से कुछ हिस्सा रखता है। शुरुआत में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो रियासतों के ठिकाने के जो जमींदार थे, इन जमींदारों ने तमाम तरीके के अनर्गल टाइप के टैक्स किसानों पर लगाना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर किसानों के ऊपर बोझ डालना शुरू कर दिया। आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं। सीकर के एक ठिकाने के जमींदार थे जिन्होंने सीकर ठिकाने में मोटर लाग लगा दी। उन्होंने नई गाड़ी ली थी, नई मोटर गाड़ी ली थी, तो उस मोटर गाड़ी का पैसा भी किससे लिया? किसानों से, मोटर लाग के रूप में, कि भाई ये ठाकुर जी जो हैं वो एक गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी के लिए पैसा दो। गाड़ी चलाएंगे ठाकुर जी, मजे लेंगे ठाकुर जी, लेकिन पैसा कौन देंगे? किसान। राखी के अवसर पर मिठाई बनानी है ठाकुर जी को, तो राखी के लिए घी नाम की एक लाग लगा दी गई कि प्रत्येक घर से 1 किलो घी दिया जाएगा। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की लाग बाग जो है वसूली जाती थी। अब यहां पर लाग की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, लाग यानी कि टैक्स जो है, लाग राजस्थान में 2 प्रकार की होती थी, कच्ची लाग और पक्की लाग। ठीक है, अब ये कच्ची लाग क्या है, सबसे पहले इसे समझिए, कच्ची लाग क्या है, उसके बाद मैं आपको पक्की लाग समझाऊं। ठीक है, समझिएगा कि कच्ची लाग से संबंध यहां से क्या है। जैसे कि बेगारी, यानी कि मान लीजिए किसी जमींदार के अधीन किसी गांव में मान लीजिए कोई चर्मकार है, कोई चमार है। उस चमार का ये पर्टिकुलर रोज का काम है कि वो ठाकुर के पशुओं के लिए रोज चारे की व्यवस्था करेगा, ठाकुर की हवेली की जो है लिपाई पुताई रंगाई सब काम वो करेगा। अगर कोई उसकी रियासत में कोई नाई परिवार है तो उसका काम होगा कि वो ठाकुर और उसके संबंधियों की मुफ्त में हजामत करेगा, तेल मालिश करेगा। अगर धोबी परिवार है तो उसको ठाकुर के सभी पूरे परिवार के कपड़ों को धोना होगा, मसाले पीसने होंगे। ठीक है, अगर कोई कसाई है तो उसे सारे मांस भक्षण यदि उनको करना है तो उस सब की व्यवस्था उन्हें करनी होगी, और ये सब काम मुफ्त में किए जाएंगे। देखिए, ठीक है, तो यहां पर अगर हम ब्राह्मण और राजपूतों को छोड़ दे तो सभी से ये लाग बाग ली जाती थी। ब्राह्मण और राजपूतों से बेगारी नहीं ली जाती थी, बाकी टैक्स उनसे भी लिए जाते थे। बेगारी यानी कि बगैर पेमेंट के घर में काम करना। हर एक जमींदार में, हर एक ठाकुर ने ये नियम बना दिया जागीर में कि भैया हर एक परिवार से कम 1 घंटे और अधिक से अधिक 5 घंटे हर किसी को बेगारी करनी होगी, और इसी बेगारी से राजपूत और ब्राह्मण परिवार मुक्त थे। बाकी टैक्स या लाभ उन्हें देने पड़ते थे। ये होती थी कच्ची लाग। पक्की लाग हमेशा धातु के रूप में ली जाती थी, पैसों के रूप में, सोना चांदी के रूप में या अन्य किसी रूप में ली जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से। उसके अलावा मैं बात करूं तो यहां पर जब राजस्थान में कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा, रियासतों पर कंपनी का कब्जा होने लगा, तो कंपनी का तो एक ही फंडा था, किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा ऐंठा जाए इन रियासत के शासकों से। तो वो डिमांड करते रियासत के शासकों से पैसे की। अब रियासत का शासक खुद तो अपनी जेब से देगा नहीं, वो इन ठिकानों के जमींदारों से पैसा मांगता था।
ये जमींदार भी अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे, ये तमाम तरीके के टैक्स लगाकर किसानों से पैसा वसूलते, उसे पहुंचाते शासक के पास, और शासक दे रहा है किसको? कंपनी को। तो उसका अंततः बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? किसान के ऊपर पड़ रहा है। उसके अलावा इन ठाकुरों, इन शासकों के आने वाली जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त बनाने के उद्देश्य से अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। और जब ये लोग मेयो कॉलेज में पहुंचे और जब इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को देखा, कितना खुलापन है, ठीक है, पार्टियों को देखा, शराब के सेवन को देखा, तमाम तरीके के नशे देखे, तो ये लोग भी उनमें पड़ गए और तमाम तरीके के अनर्गल टाइप के खर्चे जो हैं राय रहीसी के रूप में करने लगते हैं। और वो खर्चा भी अंततः किससे वसूला जा रहा है? किसानों से वसूला जा रहा है। तो इस तरीके से किसानों के पास अपनी उपज का आधे से भी कम हिस्सा रहने लगा। किसान की भूखे मरने की नौबत आ गई। तो ऐसी स्थिति में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किसान ने आंदोलन करने की ठानी। और इसी क्रम में यदि याद हम कहें कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो हमेशा बच्चे जो हैं वो बिजोलिया को नाम देते हैं, लेकिन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो वो होगा जाट किसान आंदोलन, जो सन 1880 में मातृकुंडिया में किया गया। लेकिन सवाल पूछा जाए कि प्रथम संगठित किसान आंदोलन, तो आपका जवाब होना चाहिए बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चल जाट किसान आंदोलन के संबंध में केवल आपको इसका समय याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है क्या? उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये कहाँ हुआ? मातृकुंडिया चित्तौड़ में। इसको हम जाट किसान आंदोलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जाट किसानों के द्वारा किया जाता है। बहुत जल्दी ही इसे दबा दिया गया, लेकिन इसके संबंध में ये फैक्ट बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो बिजोलिया वर्तमान समय में भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय मेवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था। और ये जो बिजोलिया है, ये बिजोलिया का जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो मिलता है विजयावल्ली। ओके, चलिए आप देखिए बिजोलिया की स्थापना किसने की, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। याद करिए, ये अशोक परमार जो हैं ये वही हैं जो राणा सांगा की मदद करते हैं। इसकी दोस्तों, राणा सांगा की मदद करते हैं किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। और ये जो अशोक परमार हैं ये कहाँ के हैं? ये जगनेर के हैं। और इन्हीं की वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने इन्हें बिजोलिया की जागीर प्रदान की। इसलिए बिजोलिया के संस्थापक माने जाते हैं अशोक परमार। और देखिए, अगर हम ठिकानों की बात कर रहे हैं या जागीरों की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 3 टाइप की जागीर होती थी। प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की। प्रथम श्रेणी की जो जागीरें होती थी वो बड़ी होती थी, रेवेन्यू वहां से ज्यादा आता था और ये बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति को दी जाती थी शासक के द्वारा। तो अगर हम बिजोलिया की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था और इसीलिए सम्मान पूर्वक यहाँ के ठाकुर को राव जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राव जी। जिस समय की हम बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की, उस समय यहाँ के जो ठाकुर थे वो ठाकुर कृष्ण राव जी थे। कौन थे? ठाकुर कृष्ण राव जी। और मेवाड़ के जो तत्कालीन शासक थे वो थे महाराणा फतेह सिंह। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया में अगर हम बात करें तो मुख्यतः धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे। आरपीएससी के द्वारा और अन्य बोर्ड्स के द्वारा ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है। धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे और इन किसानों के ऊपर ठाकुर कृष्ण सिंह ने लगभग 84 प्रकार की लाग बाग जो हैं वो लाद दी थी। इनसे ये परेशान हो चुके थे। अब होता क्या है कि एक गांव है बिजोलिया में जिसका नाम है गिरधारी गांव, और इस गिरधारी गांव में किसान नेता निवास करते थे जिनका नाम था गंगाराम। इस गंगाराम धाकड़, इस गंगाराम की मृत्यु होती है तो उसके बाद इनका मृत्यु भोज रखा जाता है। ठीक है,
अब इस मृत्यु भोज पर बिजौलिया के अन्य सभी किसान नेता जो हैं और किसान जो है वो एकत्र होते हैं, और यहाँ पर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाई गई लागबाग जो हैं उनकी बातें होती है, और वो बात करते हैं कि इससे किस तरीके से छुटकारा लिया जाए। तो इन लोगों ने तय किया कि भैया हम इसकी शिकायत जो है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करेंगे। अब शिकायत तो करेंगे, लेकिन उस शिकायत को करेगा कौन, ये जोखिम कौन ले? तो यहां पर किसानों ने आपसी सहमति से 2 किसान नेताओं को चुना, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। यहां पर इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आप जाके महाराणा फतेह सिंह से बात करें। ये लोग जाते हैं, लगभग 6 महीने तक वो महाराणा फतेह सिंह का क्या करते हैं, पीछा करते हैं, क्योंकि वहां पर महाराणा फतेह सिंह भी कभी कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त थे। और 6 माह बाद उनकी मुलाकात महाराणा फतेह सिंह के पर्सनल असिस्टेंट से होती है। ये अपनी सारी दिक्कतें जो हैं, परेशानियां जो हैं वो उनको बताते हैं, और जब ये पीएम महाराणा फतेह सिंह को बताते हैं तो महाराणा फतेह सिंह तुरंत प्रभाव से एक रेवेन्यू अधिकारी हैं, अपने एक वित्त अधिकारी हैं, नाम जरूर याद रख लीजिएगा, हामिद हुसैन को भेजते हैं कि जाइए जांच कीजिए कि क्या वास्तविकता में ऐसा है या नहीं। हामिद हुसैन आते हैं, जांच रिपोर्ट में सभी बातों को सत्य पाते हैं, और वो एक रिपोर्ट बनाकर महाराणा फतेह सिंह को सौंप देते हैं। लेकिन महाराणा फतेह सिंह इस रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो इससे हुआ क्या, इससे ठाकुर कृष्ण सिंह की जो क्या कहते हैं कि जो हिम्मत थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वो समझ चुके थे कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की मौन स्वीकृति मेरे साथ है। तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले जो उनकी शिकायत करने गए थे 2 किसान नेता नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, इनकी जमीनें जब्त कर इन्हें अपनी जागीर से निर्वासित कर देते, क्योंकि वो समझ चुके थे कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह मेरे साथ हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे चाहे मैं कुछ भी करूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1903 में आते ही इस कृष्ण सिंह जी ने कर लगा दिया, चवरी कर। इस चवरी कर में क्या था, यह तय किया गया कि यदि कोई किसान अपनी लड़की की शादी करता है तो उसे लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए जो हैं वो कर के रूप में देने पड़ेंगे। 1903 में 5 रुपए बड़ी रकम हुआ करती थी, ऊपर से लड़की की शादी, जो पिता है वो वैसे ही बहुत सारे खर्चों और दहेज के बोझ के तले दबा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो किसान है ये भड़क उठते हैं और ये तय करते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिजौलिया ठिकाने के अंदर अपनी बेटियों की शादी ही नहीं करेगा। 2 साल तक ये सब कुछ चलता रहा। 2 साल बाद कृष्ण सिंह को महसूस हुआ कि भैया कुछ ज्यादा काम हो गया है, तो उन्होंने 1905 में आते आते इस चवरी कर को समाप्त कर दिया। यहां पर कृष्ण सिंह के देहांत के बाद उनके बेटे जो हैं वो पृथ्वी सिंह बनते हैं नए जागीरदार। नए ठाकुर कौन बनते हैं, पृथ्वी सिंह। वो जैसे ही शासक बनते हैं वो अपने पिताजी से भी 2 कदम आगे। उन्होंने तुरंत कौन सा कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर, कि भैया अब मैं शासक बना हूं, मेरा राज्य जब से होगा, मेरी कमर पर तलवार बांधी जाएगी, तो आप मुझे गिफ्ट के तौर पर नजराना भेंट करें, मुझे एक कर दें। यहां पर तलवार बंधाई कर जो है वो शुरू हो जाता है, और इसके खिलाफ हम देखेंगे कि जैसे ही तलवार बंधाई कर लगता है तो अब 3 नए लोग हैं, इनका नाम आप रट लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और पंडित ब्रह्मदेव, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल पड़ता है। ये शुरुआती नेतृत्व करता है और ये विरोध चल पड़ता है। यहां पर साधु सीताराम दास जो हैं ये एक मित्र मंडल संस्था जो है वो गठित करते हैं किसानों की मांग को लेते हुए। 1916 में ये मित्र, यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं कि मित्र मंडल संस्था जो है, इसकी एक मीटिंग में इनकी मुलाकात होती है विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम है दोस्तों, भूप सिंह। भूप सिंह से ये कहते हैं कि भैया आप जो हैं इस आंदोलन का नेतृत्व करें। 1916 में यहां पर भूप सिंह को नेतृत्व दे दिया जाता है। ध्यान रखिए 1923 तक ये करते हैं। पहला नेतृत्व कौन करेंगे, साधु सीताराम दास, ठीक है, उसके अलावा फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। दूसरा नेतृत्व कौन करेंगे, ये है आपके क्या नाम है, विजय सिंह पथिक, फिर जमनालाल बजाज और फिर माणिक्यलाल वर्मा। मैं आपको बताऊंगा चलते चलेंगे। अब देखिए यहां पर विजय सिंह पथिक ने जब इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला
तो यहाँ पर वो क्या देखते हैं, यहाँ पर वो देखते हैं कि भैया इन किसान, ये आंदोलन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। उसकी वजह है कि किसानों के बीच जागृति नहीं है। तो किसानों के बीच में जागृति लाने के उद्देश्य से 1917 में ऊपर माल किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, बनारस तक भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड का गठन होता है और हम देखेंगे कि ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड जो है इसके सरपंच बनाए जाते हैं मन्ना पटेल। और ये जो पंचायत थी, इसके जो लोग थे वो एक हस्तलिखित समाचार पत्र बनाते थे, उसे किसानों के बीच वितरित करते थे और इसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इस समाचार पत्र का नाम था ऊपरमाल का डंका। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ऊपरमाल का डंका का संबंध इनमें से किस आंदोलन से है, तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर ये सब कुछ चलता रहा लेकिन विजय सिंह पथिक देखते हैं कि भैया ज्यादा प्रभाव नहीं बढ़ रहा है, तो इस आंदोलन को कैसे बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाए जिससे फतेह सिंह और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, जो ठाकुर हैं, उनके ऊपर दबाव बने। तो वो क्या देखते हैं, वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति हैं, कानपुर के एक व्यक्ति हैं, एक क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ये कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते थे और उस समाचार पत्र का नाम क्या है दोस्तों? प्रताप। प्रताप समाचार। ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है कि निम्न में से किस समाचार पत्र के द्वारा बिजौलिया आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाई गई, तो वो था प्रताप। सवाल यह भी पूछा गया कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। यह भी पूछा गया है कि कहां से निकलता था, तो कानपुर से निकलता। ठीक है, तो यहां पर विजय सिंह पथिक जो है वो एक थैले में राखियां भरते हैं, उस थैले को भिजवाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के पास और कहते हैं कि आपके भाइयों ने आपके लिए राखी बड़ी उम्मीद से भेजी है, आप उनकी मदद कीजिए, आपको करना पड़ेगा। और प्रताप समाचार पत्र में बिजौलिया किसानों की समस्या को उठाया जाता है और इससे देश स्तर पर यह आंदोलन प्रचारित हो जाता है। जो कांग्रेस थी, इस समय कांग्रेस भी अपने बड़े प्रभाव में आ चुकी थी, कांग्रेस में भी ये बात जाती है और कांग्रेस में भी इसके ऊपर चर्चा होने लगती है। ओके, चलिए यहां पर हम देखेंगे कि 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने यहां पर एक इस अधिवेशन में 1919 के अधिवेशन में बिजौलिया संबंधी प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि हमें किसानों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, किसानों की मांगों को ध्यान देना पड़ेगा, किसानों की सहायता करनी पड़ेगी। और इसीलिए इसी समय जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने अपने खुद के निजी सचिव महादेव देसाई को बिजौलिया भेजा कि जाके चेक करो कि समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण किस तरीके से हो सकता है। ओके, सन 1919 में यहां पर कांग्रेस ने इस आंदोलन की जांच करने के उद्देश्य से, सुनिए माफी चाहता हूं, यहां पर हम क्या करेंगे कि जब कांग्रेस इसके लिए दबाव डालती है फतेह सिंह के ऊपर, फतेह सिंह के जो प्रधानमंत्री हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य, वो बहुत जल्दबाजी में कहते हैं कि भैया जल्द से आंदोलन को समाप्त करो, ये ज्यादा दबाव बन रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया जाता है। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य के अलावा आयोग के सदस्य कौन कौन से थे? ठाकुर अमर सिंह रणावत और अफजल अली। अफजल अली रेवेन्यू अधिकारी थे महाराणा फतेह सिंह के। बिंदुलाल भट्टाचार्य अमर फतेह सिंह के पीएम थे। ये अमर सिंह रणावत कौन है? तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि बिजौलिया ठिकाने के जमींदार मैंने आपको बताया था कृष्ण सिंह के बाद बने पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जब गुजर जाते हैं तो उनके नाबालिग जो बेटे हैं, ठीक है, उनके जो नाबालिग बेटे हैं वो शासक बनते हैं जिनका नाम था केसर सिंह। केसर सिंह चूंकि नाबालिग थे इसीलिए किसको? अमर सिंह रणावत को वहां का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तो 1, 2 और 3, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य में आयोग में 3 लोग थे। यहां पर जांच आयोग की जांच बनाई जाती है लेकिन उस पर भी महाराणा फतेह सिंह कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। स्थिति जस के तस रहती है। अब क्या होगा? अब यहां पर महादेव देसाई जो मैं बता चुका हूं, जो निजी सचिव हैं किसके? महात्मा गांधी के, वो भी बिजौलिया आते हैं।
और यहाँ पर विजय से यहाँ पर एक सेवा संघ बनाया जाता है, वर्धा संघ, वर्धा में, महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ के नाम से एक संगठन बनाया जाता है। और फिर उसके बाद 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। ये भी सवाल पूछे गए हैं आपसे, कहाँ स्थापित हुआ, कब स्थानांतरित हुआ। और इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1919 में हम देखेंगे कि एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम था केसरी समाचार पत्र, वर्धा से ही निकाला गया, क्योंकि उस समय वर्धा में क्रांतिकारी केसरी सिंह बरहाट मौजूद थे, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम केसरी समाचार पत्र रखा गया। और इस केसरी समाचार पत्र का जो भी खर्चा था वो एक बहुत ही बड़े व्यापारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाने का निर्णय लिया, वो इसका खर्चा उठाते रहे। ये वही है जिन्होंने गांधी जी को अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी, और इसीलिए इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। ये वर्धा से निकलता था। उसके अलावा हमारे विजय सिंह पथिक ने एक और समाचार पत्र निकाला अजमेर से, नवीन राजस्थान समाचार पत्र। और इन समाचार पत्रों में बिजौलिया किसानों की समस्याओं को लेकर ही मांग उठाई जाती थी, और पूरे देश स्तर पर इसे प्रचारित कर दिया गया। 4 फरवरी 1922 को यह आंदोलन देखिए इतना जबरदस्त तरीके से देश स्तर पर प्रचारित हुआ। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी इतना दबाव बनाया कि रियासतों में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल के बाद कौन होता था? एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इस समय कौन थे? मिस्टर हॉलैंड थे एजीजी, वो खुद बिजौलिया आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जब मिस्टर हॉलैंड बिजौलिया आते हैं तो यहां पर उनके हस्तक्षेप से यहां पर 1922 में जो 84 प्रकार की लाख बाग थी, उनमें से 35 लाख जो थी वो समाप्त करवा दी जाती है, माफ करवा दी जाती है। ठीक है, सब कुछ यहां सही रहा। उसके बाद हम देखेंगे कि 1923 में, क्योंकि यहां पर फिर से उनसे लाख बाग लेनी स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो फिर से आंदोलन 1923 में पुनः स्टार्ट हो जाता है। और यहां पर एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है मिस्टर ट्रेंच, वो बिजौलिया आते हैं और फिर वो किसानों और इस ठिकाने के बीच में क्या करवाते हैं? समझौता करवाते हैं। अब होगा क्या कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन 1927 में याद रखिएगा विजय सिंह पथिक द्वारा इसका नेतृत्व त्याग दिया जाता है। क्यों त्याग दिया जाता है? क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े हुए जो कुछ नेता थे उनके बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, और खास करके विजय सिंह पथिक के जमनालाल बजाज के साथ मतभेद हो गए। तो इसलिए उन्होंने यहां पर इसका त्याग दिया नेतृत्व, और अगले नेतृत्वकर्ता बनते सेठ जमनालाल बजाज। ठीक है ना? अब देखिए, ये वो समय है जब बहुत सारे देशों में राजतंत्र जो है उनकी धज्जियां उड़ रही थी। ठीक है, यहां पर रूस में राजतंत्र की धज्जियां उड़ रही थी, नई नई क्रांतियां हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि यहां पर हम देखेंगे कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी द्वारा मोहन सिंह मेहता, जो रेवेन्यू अधिकारी थे मेवाड़ के, उन्हें भेजा जाता है। ओके, और यहां पर 1941 में अंततः माणिक्यलाल वर्मा, जो लास्ट में नेतृत्व संभालते हैं, उनके साथ एक समझौता होता है, और 1941 में आकर ये आंदोलन जो है ये समाप्त होता है। बहुत लंबा आंदोलन था, 44 वर्षों तक चलने वाला पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन इस तरीके से समाप्त होता है। आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भंवरलाल सराफ, जिनको प्रज्ञा चक्षु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने एक गीत लिखा था, मान मान मेवाड़ राणा प्रजा करे पुकार रे, रूस जार रो पता ना लगियो सुन फत माल रे। ये कह रहे हैं कि देखिए, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। अब आपको पता है कि रूस में जब क्रांति हुई थी तो जार शासक जो थे वो पूरे तहस नहस कर दिए गए थे, राजतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई थी। तो यहां पर चेतावनी दी जा रही कि मांझा महाराणा फतेह सिंह, जिस तरीके से रूस के शासक जार का पता नहीं चला, तुम्हारा भी नहीं पता चलेगा। ये राजतंत्र खत्म हो रहे हैं।
ठीक है ना। चलिए, अगला एक किसान आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। सन 1921 से 1923 तक चलता है, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, हमेशा यहाँ से सवाल देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान समय में बेंगू जो है चित्तौड़गढ़ में है, उस समय मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह और महाराणा वही फतेह सिंह, ठीक है ना। अब दरअसल 1921 में यहाँ पर भी इन टैक्सेस के खिलाफ मैनाल भैरवकुंड नामक स्थान पर ये आंदोलन जो है ये शुरू किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके नेतृत्व करता थे रामनारायण चौधरी। हालांकि रामनारायण चौधरी से पहले इस नेतृत्व का आंदोलन सौंपने की जिम्मेदारी देने की बात चली थी विजय सिंह पथिक को, लेकिन इस समय विजय सिंह पथिक जो थे वो बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल रहे थे, उसमें विजयी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं नेतृत्व तो नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन मैं इसका मार्गदर्शन जरूर करूंगा। इसलिए बेंगू किसान आंदोलन के मार्गदर्शक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक, और पंडित रामनारायण चौधरी जो इनके शिष्य माने जाते हैं, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो बंदोबस्त आयुक्त जो थे वो मिस्टर ट्रेंच, वो यहाँ पर आते हैं, एक आयोग गठित करते हैं, ठीक है। ये लोग आते हैं, ये जो मिस्टर ट्रेंच हैं, ये एक आयोग गठित करते हैं ताकि जांच की जा सके कि वास्तविकता में क्या परेशानियां हैं। इसलिए मिस्टर ट्रेंच जो हैं वो बेंगू में आते हैं, और यहाँ पर वो क्या करेंगे कि गांव पड़ता है गोविंदपुरा। यहाँ पर गोविंदपुरा में किसानों की एक सभा बुलाई जाती है, और इसमें रेवेन्यू कमिश्नर जो है वो ट्रेंच 13 जुलाई 1923 को आते हैं किसानों से बात करने के लिए। लेकिन ये किसान जो हैं बातों ही बातों में उग्र हो जाते हैं, और ये इतने भयानक रूप से उग्र होते हैं कि अंततः मिस्टर ट्रेंच को गोली चलाने के आदेश जारी करने पड़े। यहाँ पर गोलीबारी होती है, पुलिस गोलीबारी करती है, और इस गोलीकांड में रूपा जी और कृपा जी नामक 2 किसान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध किससे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 1923 में राजस्थान सेवा संघ के साथ ये लोग समझौता करते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान सेवा संघ जो है, जो बिजौलिया किसान आंदोलन के लिए काम कर रहा है, वो इसके लिए भी काम करेगा। मेवाड़ सरकार ने क्या किया, देखिए मेरी बात सुनिए। यहाँ पर क्या हुआ कि राजस्थान सेवा संघ जो है वो दबाव बनाता है ठाकुर अनूप सिंह के ऊपर, और ठाकुर अनूप सिंह जो है वो इन किसानों के साथ, या मैं यूं कहूं कि राजस्थान सेवा संघ के साथ क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। ठीक है भैया, मैं तो मान लूंगा, आप ये टैक्स दे देना, जो आप ये जिनका विरोध कर रहे हैं ये मत देना, और एक समझौता हो जाता है। लेकिन ये इस समझौते को अंततः स्वीकृति कौन देगा, वो मेवाड़ के शासक ही देंगे, क्योंकि मेवाड़ के अधीन आता है। भाई ठाकुर ने तो मान ली, लेकिन शासक माने या ना माने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये समझौता होने की बात पहुंची किसके पास, महाराणा फतेह सिंह के पास, तो महाराणा फतेह सिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और सवाल यहीं से पूछा जाता है कि यहाँ पर निम्न से किसान आंदोलन को बोल्शेविक कहा जाता है, ये किस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया कि यहाँ पर इस समझौते को बोल्शेविक समझौता या बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी। देखिए बोल्शेविक क्या है, बोल्शेविक दरअसल कहा जाता है मजदूरों को। इसको कहा जाता है मजदूर को, इसको कहा जाता है मजदूर को। और ये शब्द आया था रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं ना, मजदूरों की क्रांति थी वो एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर वो इसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं कि मजदूरों ने आपस में कर लिया समझौता, मुझसे थोड़ी ही किया है, तो वो इसे मानने से मना करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद भी करवा दिया। उसके बाद अमृतलाल जो हैं वो इस ठिकाने के क्या बना दिए जाते हैं, प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं। 1923 तक आते आते ये आंदोलन जो है ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके पार्ट 2 में मैं आपके लिए शेष जो किसान आंदोलन है वो आपके समक्ष लेके आऊंगा। आप इन किसान आंदोलनों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको जरूर 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से एक भी पॉइंट जो है, एक भी फैक्ट जो है वो बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।